साथियों नमस्कार, मैं मनोज सहारण। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FCA इंस्टीट्यूट द्वारा जो लैब असिस्टेंट का पेपर आयोजित हुआ उसमें फिजिक्स पोर्शन का जो सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि यदि एक पीएन संधि डायोड में डोपिंग का स्तर बढ़ा दिया जाए तो अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास पहले एक शुद्ध अर्धचालक होता है। उस शुद्ध अर्धचालक में एक भाग में हम तृतीय ग्रुप की अशुद्धि और एक भाग में हम पंचम ग्रुप की अशुद्धि मिला देते हैं। तो ये भाग है वो पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है और ये भाग एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक में प्रत्येक जो एक अशुद्धि परमाणु है वो एक होल लेकर आता है और एन भाग में जो एक अशुद्धि परमाणु है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। ठीक है, इधर होल की संख्या घनत्व या फिर सांद्रता अधिक हो जाती है और एन भाग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व या फिर सांद्रता अधिक हो जाती है। ये आवेशवाहक अपनी सांद्रताओं के अंतर के कारण होल है वो इधर गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर गति करते हैं। वास्तव में होल गति नहीं करते, परंतु काल्पनिक रूप से होल इधर गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर गति करते हैं। ठीक है, जब यहाँ जो होल है इस जंक्शन के पास और इस जंक्शन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, इन होल्स को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो इस भाग में हमारे पास कोई भी आवेशवाहक नहीं बचता है, केवल और केवल यहाँ पी प्रकार में ऋण आयन बचते हैं और एन भाग में धन आयन बचते हैं। ये क्यों बचते हैं? क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो यहाँ पर धन आयन हो गया और यहाँ इस परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पर ऋण आयन हो गया। तो इस भाग में क्या रहते हैं, केवल और केवल इमोबाइल आयन रहते हैं और इस भाग को हम क्या बोलते हैं, अवक्षय परत। क्या बोलते हैं? अवक्षय परत। ये अवक्षय परत है। तो क्या कह रहे हैं कि यदि डोपिंग का स्तर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, पी भाग में अशुद्धि परमाणु की संख्या घनत्व बढ़ा रहे हैं और एन भाग में अशुद्धि परमाणु की संख्या घनत्व बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर होल का संख्या घनत्व बढ़ जाएगा, होल की सांद्रता बढ़ जाएगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, संख्या घनत्व या फिर सांद्रता बढ़ने के कारण यहाँ की जो होल है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। तो ये एक अल्प क्षेत्र में ही इतना विभवांतर क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ से आवेशवाहकों का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये होता क्यों है? विभवांतर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, V बराबर ई डी। डी क्या है? ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ है, अवक्षय परत की मोटाई है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डोपिंग का स्तर बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब अशुद्धि परमाणु की संख्या बढ़ा रहे हैं, या फिर पी भाग में होल की संख्या घनत्व और एन भाग में इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब संख्या घनत्व बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर एन भाग में आयनों की संख्या बढ़ जाएगी और पी भाग में भी आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर अवक्षय परत के अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा धन आयन से ऋण आयन की तरफ, वो विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली होगा बजाय पहले के, क्योंकि आपने डोपिंग का स्तर बढ़ा दिया तो ये जो आयनों की संख्या बढ़ गई तो वो एक प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो विद्युत क्षेत्र प्रबल हो गया तो विभवांतर उतना ही क्रिएट कर रहे हैं जितना आवेशों के प्रवाह को रोक सके। तो विद्युत क्षेत्र प्रबल हो गया तो अवक्षय परत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें जो आंसर है वो अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। तो आप इसको थोड़ा याद ही रख लेवें कि डोपिंग का स्तर बढ़ा देवें तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसमें मैं 2-4 पॉइंट और बता देता हूँ कि अवक्षय परत की चौड़ाई कब कब घटती है। पहली स्थिति है डोपिंग का स्तर बढ़ाने पर, डोपिंग का स्तर बढ़ाने पर अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। दूसरा, पी एन संधि का, दूसरा क्या है कि पी एन संधि का ताप बढ़ाने पर, पी एन संधि का ताप बढ़ाने पर। तीसरा है
कि पी एन संधि को अग्र बायस में संयोजित करने पर, अग्र बायस में संयोजित करने पर ठीक है। तो ये जब 3 स्थितियां होगी तो उसमें क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो अवक्षय परत की चौड़ाई ये हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, ये जो अवक्षय परत की चौड़ाई डी है वो घट जाएगी। कब? जब आप पीएन संधि डायोड में डोपिंग का स्तर बढ़ा रहे हैं, जब पीएन संधि डायोड का ताप बढ़ा रहे हैं, और जब पीएन संधि को आप अग्र बायस में संयोजित कर रहे हैं। तो इन तीनों स्थितियों में क्या होगा कि पीएन संधि की जो अवक्षय परत की चौड़ाई है वो घट जाती है। परंतु जब आप यदि डोपिंग का स्तर घटा देते हैं, संधि का ताप घटा देते हैं, और उस संधि को अग्र बायस के स्थान पर पश्च बायस में जोड़ देते हैं, तो जो पीएन संधि की जो अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो इस प्रश्न में आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कि संधि में डोपिंग स्तर बढ़ाने पर अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। ये जो कंसेप्ट है डोपिंग का स्तर बढ़ाकर डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई को कम करना, ये कंसेप्ट हम काम लेते हैं जेनर डायोड में। किसमें काम लेते हैं? जेनर डायोड में। जेनर डायोड में क्या करते हैं हम, डोपिंग का स्तर बढ़ाकर अवक्षय परत की चौड़ाई कम कर देते हैं, उसका एक अलग एप्लीकेशन बनता है। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं कि एक पूर्ण तरंग दैर्ध्य की निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो इसकी निर्गत आवृत्ति क्या होगी? तो इसके लिए मैंने ये वेव फॉर्म इंसर्ट किया यहाँ पर। ये इनपुट वेव फॉर्म है। इस वेव फॉर्म को हम अर्ध तरंग दैर्ध्य में देंगे और एक बार पूर्ण तरंग दैर्ध्य में देंगे। तो जब अर्ध तरंग दैर्ध्य में देंगे तो इसका जो निर्गत तरंग रूप है वो ये मिलेगा, और पूर्ण तरंग दैर्ध्य में ये निर्गत तरंग रूप है। ठीक है, यदि आप इनको ध्यान से देखें तो इस पॉइंट में, यहाँ इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, यहाँ से तरंग ऊपर बढ़ रही है, यहाँ भी वोल्टा का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट दोबारा यहाँ जाकर मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें इनपुट में आप देखें तो यहाँ वोल्टा बढ़ रही है, अब आगे बढ़ने वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है? यहाँ। तो एक तरंग यहाँ पर कंप्लीट हुई है। ठीक है, ध्यान देवें, एक तरंग को कैसे चेक करते हैं हम, कि एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर वोल्टा बढ़ रही है, आगे बढ़ने वाला पॉइंट आ रहा है ये, यहाँ पर वोल्टा बढ़ रही है, तो एक चक्कर यहाँ पर पूरा हुआ इस तरंग का। अब इस तरंग में ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर वोल्टा बढ़ रही है, अब आगे वोल्टा बढ़ने वाला पॉइंट कहाँ आता है? यहाँ पर, यहाँ भी वोल्टा बढ़ रही है, तो यहाँ पर एक चक्कर तरंग का यहाँ पूरा हुआ है। तो आप अर्ध तरंग दैर्ध्य में देखें तो एक चक्कर पूरा जो इनपुट में हो रहा है उतने ही समय में एक चक्कर पूरा आउटपुट में हो रहा है। इसका मतलब अर्ध तरंग दैर्ध्य में निर्गत और निवेशी तरंगों की आवृत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम पूर्ण तरंग दैर्ध्य की बात करें तो पूर्ण तरंग दैर्ध्य में ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर वोल्टा बढ़ रही है, आगे चले ये पॉइंट आ गया, यहाँ पर भी वोल्टा बढ़ रही है। इसका मतलब इतनी ही दूर में एक तरंग का एक चक्कर पूरा हो गया, और एक चक्कर पूरा यहाँ हो जाएगा। जितने समय में निवेशी संकेत का एक चक्कर पूरा हो रहा है उतने समय में पूर्ण तरंग दैर्ध्य के निर्गत का 2 चक्कर पूरे हो गए। इसका मतलब यदि पूर्ण तरंग दैर्ध्य में निवेशी आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज, तो निर्गत आवृत्ति कितनी हो जाएगी? एक चक्कर पूरा करने में जितना समय निवेशी संकेत ले रहा था उतने समय में निर्गत संकेत है पूर्ण तरंग दैर्ध्य का, वो 2 चक्कर पूरा कर देता है। इसका मतलब आवृत्ति क्या होगी? दुगनी होगी। इसका मतलब इनपुट यदि 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट कितना हो गया? 100 हर्ट्ज। आप यहाँ ध्यान दें कि एफ निवेशी संकेत की आवृत्ति एफ है, तो अर्ध तरंग दैर्ध्य की निर्गत संकेत की आवृत्ति कितनी होगी? एफ। पूर्ण तरंग दैर्ध्य की निर्गत संकेत की आवृत्ति कितनी होगी? 2f। तो ये थोड़ा आप ध्यान दे दें, यदि निवेशी संकेत की आवृत्ति f है अर्ध तरंग दैर्ध्य के लिए, तो निर्गत संकेत की आवृत्ति कितनी होगी? f होगी। परंतु ये पूर्ण तरंग दैर्ध्य के लिए कितनी हो जाती है? 2f हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ट्रांजिस्टर के लिए धारा लाभ अल्फा
और बीटा के बीच सही संबंध क्या है। पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर को कैसे शो करते हैं। ट्रांजिस्टर में तीन भाग होते हैं। एक तो होता है इमिटर, एक होता है बेस और तीसरा होता है कलेक्टर। उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। ये उत्सर्जक का टर्मिनल, ये आधार का टर्मिनल और ये संग्राहक का टर्मिनल। जब भी हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे। कौन सा ट्रांजिस्टर लेंगे? एनपीएन। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों लेते हैं? क्योंकि एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य आवेशवाहक होल होते हैं। तो एनपीएन में और पीएनपी ट्रांजिस्टर में फर्क क्या है कि यहाँ पर तो इसमें एनपीएन बना देता हूँ मैं एक बार, एनपीएन। तो ये भाग एन प्रकार का अर्धचालक, ये भाग पी प्रकार का अर्धचालक और ये भाग वापस एन प्रकार का अर्धचालक। और यदि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता तो ये भाग पी प्रकार का अर्धचालक हो जाता और ये भाग एन प्रकार का अर्धचालक हो जाता और ये भाग वापस पी प्रकार का अर्धचालक हो जाता। ठीक है। इसमें यहाँ देखें तो यहाँ मुख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन, यहाँ मुख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और यहाँ मुख्य आवेशवाहक कौन से? होल। इस पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहाँ मुख्य आवेशवाहक होल, यहाँ मुख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और यहाँ मुख्य आवेशवाहक होल। तो दोनों को कंपेयर करें तो इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में मुख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दो भाग एन प्रकार के अर्धचालक है और एक भाग ही पी प्रकार का अर्धचालक होता है। और यदि पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहाँ पर मुख्य आवेशवाहक होल है। चूंकि होल का प्रभावी द्रव्यमान है वो अधिक होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी वोल्टता जो आपने अप्लाई किए उसके साथ जल्दी गति कर जाता है, जल्दी रुक जाता है। जैसे आप वोल्टता चेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है वो कम है कंपेयर टू होल। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो बिहेवियर है आउटपुट वोल्टता के साथ वो क्विक रेस्पॉन्स मिलता है, यहाँ पर जल्दी रेस्पॉन्स मिल जाता है। परंतु पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी वो आपको रेस्पॉन्स जल्दी नहीं मिलता। इसलिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रीफर करते हैं बजाय पीएनपी के। तो ये मेरे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है मैंने। कौन सा ट्रांजिस्टर ले लिया? एनपीएन। ये भाग इसका उत्सर्जक है, इमिटर ई, आधार बेस बी और संग्राहक कलेक्टर सी। तो मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ तो यहाँ एन और ये पी और ये एन, कुल मिलाकर यहाँ देखें तो एक संधि ये बन गई इस पी और इस एन में। इस संधि को नाम दे देते हैं हम ई और बी के बीच में जंक्शन, ई बी जंक्शन। उत्सर्जक और आधार के बीच में संधि, इस संधि को क्या नाम देंगे हम? ईबी संधि, ईबी जंक्शन, उत्सर्जक आधार जंक्शन। और एक संधि में बन गई एक पी और ये एन, यहाँ पर एक संधि और बन गई, इस संधि को हम क्या नाम दे देते हैं? सीबी संधि। ठीक है। उत्सर्जक आधार संधि और संग्राहक आधार संधि। उत्सर्जक आधार संधि मतलब उत्सर्जक और आधार के बीच में संधि ये, और संग्राहक आधार संधि सीबी मतलब संग्राहक और आधार बीच में संधि ये। तो हमारे पास तो इस संधि को हम क्या नाम देंगे? उत्सर्जक आधार संधि। और इस संधि को हम क्या नाम देंगे? संग्राहक आधार संधि, सीबी संधि और ईबी संधि। अब हम देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर का प्रतीकात्मक चिन्ह क्या है। ट्रांजिस्टर का प्रतीकात्मक चिन्ह क्या है? जैसे डायोड का प्रतीकात्मक चिन्ह होता है वैसे ही ट्रांजिस्टर का प्रतीकात्मक चिन्ह होता है। तो पहले एक वृत्ताकार सर्किल बना लेते हैं और उसके बाद ये जो आधार है बी उसको हम इस प्रकार से शो कर देते हैं एक लाइन से। ठीक है। और इस लाइन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? आधार। तो ये हो गया आधार का टर्मिनल बी टर्मिनल। उसके बाद आधार के एलएचएस में ई जुड़ा हुआ है तो ये रहा ई। ठीक है। तो ये टर्मिनल कौन सा हो गया? ई का। और आरएचएस में जुड़ा हुआ है सी तो ये टर्मिनल हो गया सी। ये एक तरीका है कि आप ट्रांजिस्टर को ऐसे शो करेंगे। अब ट्रांजिस्टर में धारा किस प्रकार से बहेगी वो बता देते हैं। धारा की दिशा आपको सदैव इमीटर पे ही शो करना है।
धारा की दिशा आपको सदैव इमीटर पर शो करना है, उत्सर्जक पर शो करना है। अब उत्सर्जक पर धारा की दिशा या ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी। इसके दो तरीके हैं। अब कौन सी धारा प्रवाहित होगी वो हमें देखना है। उत्सर्जक और आधार के बीच में संधि ये है। हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये भाग एन है और ये भाग पी है। हमने डायोड में देखा था कि डायोड में जो धारा का प्रवाह है वो सदैव पी से एन की तरफ होता है। डायोड में धारा का प्रवाह सदैव पी से एन की तरफ होता है। इसका मतलब धारा इधर प्रवाहित होगी, ठीक है। और ये जो धारा की दिशा है वो आप इस साइकिल के परिधि पर ही बताएंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर धारा का प्रवाह बता दिया, नहीं, केवल हम धारा का जो दिशा है वो इमीटर टर्मिनल पर और इस वृत्त के परिधि पर बताएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये जो धारा की दिशा है वो आई धारा है। उत्सर्जक टर्मिनल पर प्रवाहित होने वाली धारा आई, ये धारा आई है। वो IB, इसका मतलब आधार टर्मिनल पर धारा, और IC संग्राहक टर्मिनल पर धारा, उन दोनों का योग होती है। इस ट्रांजिस्टर में हम क्या करें, किरचॉफ का धारा नियम अप्लाई करें तो आने वाली धारा कितनी है, IC और IB दोनों का योग बराबर जाने वाली धारा का योग कितने, IE। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया कि IE बराबर IC प्लस IB, IE बराबर IC प्लस IB। तो इसमें धाराओं का जो सम है IC और IB का सम IE के बराबर है। इनका जो ऑर्डर है वो भी बता दूं कि IE है वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि IC और IB दोनों को योग से बन रही है। इसका मतलब IE और IB के योग से, IC और IB के योग से IE बन रही है, तो IE सबसे ज़्यादा है। उसके बाद IC है, और IC का मान है और IE का मान है वो IB की तुलना में बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब आधार पर प्रवाहित होने वाली धारा IB है वो सबसे छोटी होती है और बहुत अल्प होती है, ठीक है। IE का मान सबसे अधिक होता है और IC का मान है IB से तो काफ़ी अधिक होता है, परंतु IE से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये हम धाराओं का योग से किरचॉफ नियम लगा के हमने ये एक समीकरण बना लिया, ठीक है। अब हम इस टर्मिनल को क्या कर रहे हैं, इस ट्रांजिस्टर को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ेंगे। तो ये पहला कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर का मतलब ये हुआ कि जो इमीटर टर्मिनल है ये, इसको हमने क्या कर दिया, आधार पर जोड़ दिया। इसको हमने क्या कर दिया, आधार पर जोड़ दिया और कॉमन रख दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, मतलब ये है, ठीक है। और ये IB हो गया, IC हो गया। अब I की E की धारा ये है, तो जाने वाली धारा कितनी होगी, IC, और इधर जाने वाली धारा कितनी होगी, IB। यहाँ पर IE की दिशा ये है, इधर जाने वाली धारा कितनी होगी, IC, और इधर जाने वाली धारा कितनी होगी, IB, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं धारा लाभ। क्या पढ़ रहे हैं, धारा लाभ। धारा लाभ होता है निर्गत धारा बटा निवेशी धारा। धारा लाभ का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होगा, निर्गत धारा बटा निवेशी धारा। ये सभी प्रकार की धाराओं लाभ के लिए एक ही फॉर्मूला है, चाहे कॉमन इमीटर के लिए हो चाहे कॉमन बेस के लिए हो, ठीक है। तो अल्फा धारा लाभ है, धारा लाभ जो अल्फा नोटेशन है वो कॉमन बेस के लिए है। यहाँ पर धारा लाभ कौन सा है, हमारा अल्फा। और कॉमन इमीटर के लिए धारा लाभ है वो है बीटा, ठीक है। तो कॉमन बेस के लिए हम अल्फा को परिभाषित करें, धारा लाभ अल्फा बराबर, तो इसमें निर्गत धारा कितनी है, IC, बटा यहाँ पर निवेशी धारा कितनी है, IE, ये होगी अल्फा। और बीटा को परिभाषित करें कॉमन इमीटर के केस में धारा लाभ, तो यहाँ पर निर्गत धारा कितनी है, IC, बटा निवेशी धारा कितनी, IB, ठीक है। हमने पता है कि IE का मान सबसे बड़ा होता है और उससे छोटा IC का मान होता है, परंतु IE और IC में ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो IC छोटा है, IE बड़ा है, इसका मतलब अल्फा का मान सदैव 1 से कम होता है। बीटा का मान IB का मान IC की तुलना में बहुत कम होता है, इसका मतलब बीटा का मान 1 से काफ़ी बड़ा होता है। तो यदि धारा लाभ की बात करें तो
कॉमन इमिटर का जो धारा लाभ है वो अल्फा 1 से कम है, और कॉमन बेस का जो धारा लाभ अल्फा है वो 1 से कम है, और कॉमन इमिटर का जो धारा लाभ बीटा है वो 1 से काफ़ी बड़ा है। तो इस केस में जो धारा लाभ है कॉमन इमिटर के केस में धारा लाभ वो बहुत अधिक मिल रहा है, आपको 1 से बड़ा मिल रहा है। तो जो कॉमन इमिटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें धारा लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कॉमन इमिटर में वोल्टता लाभ भी सर्वाधिक मिलता है, इसलिए ये कॉमन इमिटर का जो सर्किट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा के फॉर्मूले बन गए। तो हमने जो रिलेशन पढ़ा था कि आने वाली धारा आई ई और जाने वाली धारा का योग आई बी प्लस आई सी, आई बी आधार धारा, आई सी संग्राहक धारा, दोनों का जो योग है वो उत्सर्जक धारा के बराबर होता है। तो अल्फा और बीटा में हम देख लेते हैं कि आई सी बटा आई ई है और बीटा में आई सी बटा आई बी है। तो हम इस समीकरण में, समीकरण 1 में आई सी का क्या कर रहे हैं, भाग, आई सी का भाग दे देते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा आपके, आई ई बटा आई सी बराबर आई बी बटा आई सी और प्लस आई सी बटा आई सी, ये हो गया 1। अब आप देखें नाउ कि आई ई बटा आई सी, आपको पता है कि आई सी बटा आई ई का मान कितना होता है, अल्फा। तो आई ई बटा आई सी कितना हो जाएगा, इसको आप रिवर्स कर देंगे, ये हो गया 1 बटा अल्फा बराबर, आपको पता है कि आई सी बटा आई बी बीटा होता है, तो आई बी बटा आई सी कितना हो गया, 1 बटा बीटा प्लस 1। तो आप रिलेशन ये याद रखेंगे कि 1 बटा अल्फा बराबर 1 बटा बीटा प्लस 1, ये रिलेशन याद रखेंगे। इन रिलेशनों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। कई बार अल्फा का पूछ लेगा, कई बार बीटा का पूछ लेगा, कई बार माइनस दे देगा, कई बार प्लस दे देगा। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि 1 बटा अल्फा बराबर 1 बटा बीटा प्लस 1। क्योंकि अल्फा बीटा में अल्फा पहले आता है तो 1 बटा अल्फा बराबर, बीटा बाद में आता है तो 1 बटा बीटा प्लस 1। जो पहले आ रहा है उसको LHS में रख देना है, जो बाद में आ रहा है उसको RHS में रख देना है, और उसके साथ में 1 जोड़ देना है। ये मैं आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, हालांकि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखेंगे। तो यहाँ से 1 बटा अल्फा कितना आया, 1 बटा अल्फा बराबर 1 प्लस बीटा बटा बीटा। तो यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला निकल कर आ गया, अल्फा बराबर बीटा बटा 1 प्लस बीटा। ठीक है, और यहाँ से यदि हम 1 बटा बीटा निकालें, 1 बटा बीटा बराबर 1 बटा अल्फा माइनस 1, और ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बटा अल्फा। तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले बन गए आपके पास। तो कौन सा फॉर्मूला पूछ रहे हैं कि बीटा बराबर अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा। तो बीटा का फॉर्मूला कितना है, अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा है, तो ये गलत हो गया। अल्फा का फॉर्मूला है कि बीटा बटा 1 प्लस बीटा, अल्फा का फॉर्मूला कितना आ रहा है, बीटा बटा 1 प्लस बीटा। तो ये जो ऑप्शन बी है इस करेक्ट आंसर। ये तो गलत हो गया, अल्फा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर 1, और बीटा का जो मान है वो कितना मिल रहा है आपको, अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर बीटा का मान दे रखा है 1 प्लस अल्फा बटा अल्फा, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो गया। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो अल्फा है धारा लाभ वो कॉमन बेस में होता है, बीटा धारा लाभ कॉमन इमिटर में होता है। अल्फा का फॉर्मूला हमने क्या लिया, आउटपुट धारा आईसी और इनपुट धारा आईई, तो आईसी बटा आईई। ये 1 से कम है, क्योंकि आईसी है वो आईई से थोड़ी छोटी है। अब हम बीटा धारा लाभ परिभाषित कर रहे हैं, ये कॉमन इमिटर में होता है। यहाँ पर निर्गत धारा आउटपुट करंट है आईसी, संग्राहक धारा है, ये आईसी लिख दिया, और बटा निवेशी धारा कितनी है, आईबी, ये आईबी लिख दिया। हालांकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि धारा ये बाहर जा रही है तो ये निवेशी नहीं, ये निवेशी भाग पर धारा है आईबी, तो इसलिए हम निवेशी धारा बोल रहे हैं इसको। तो आईसी बटा आईबी, ये बीटा हो गया। क्योंकि आईबी संग्राहक धारा है, आधार धारा का मान संग्राहक धारा की तुलना में बहुत कम होता है, तो ये जो बीटा का मान है वो बहुत ज़्यादा होता है एक की तुलना में। तो ये हमने अल्फा और बीटा का दो फॉर्मूला निकाल लिए, और हमें ये पता है कि आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ठीक है,
इसमें हमने IC का भाग दे दिया दोनों तरफ। IC का भाग देने पर ये समीकरण बना। इसको हमने 1/α बोल दिया, इसको 1/β बोल दिया +1। तो 1/α बराबर 1/β +1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपको ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा लॉजिक गेट इन्वर्टर के रूप में जाना जाता है। तो जो इन्वर्टर के रूप में लॉजिक गेट है वो होता है नॉट गेट। कौन सा होता है? नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। इनपुट मान लो ए है तो आउटपुट कितना होगा? आउटपुट सदैव हम वाई से नोट करते हैं नॉर्मली, तो आउटपुट कितना होता है? जो निवेशी है उसका बार मिलता है। ठीक है, यदि निवेशी 0 है तो आउटपुट कितना मिलेगा? 1। यदि निवेशी है वो 1 है तो आउटपुट कितना मिलेगा? 0। तो इन्वर्टर कर रहा है ना, 0 को 1 कर दिया इसने, 1 को 0 कर दिया, तो इन्वर्ट कर रहा है सिग्नल को। तो इन्वर्ट करने वाला जो गेट है वो कौन सा होता है? नॉट गेट। इसमें एक ही निवेशी संकेत होता है और एक ही निर्गत संकेत होता है। निर्गत संकेत है वो निवेशी संकेत की क्या होता है? इन्वर्ट होता है। तो इसलिए हम इस लॉजिक गेट को क्या बोलते हैं? इन्वर्टर गेट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि निवेशी a बराबर 1 हो और b बराबर 0 हो तो नोर गेट का निर्गत क्या होता है? पहले हम बता देते हैं कि नोर गेट क्या होता है। नोर गेट में होता है कि और गेट लगाओ पहले तो, और फिर आप नोट गेट लगाओ। क्या करना है हमें? पहले तो और गेट लगाना है और फिर नोट गेट लगाना है। और गेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। और गेट का जो सिंबल है वो है ये। इसमें दो निवेशी होते हैं, दो निवेशी संकेत ए और बी। निर्गत संकेत केवल एक ही होता है, और जो निर्गत संकेत है वो निवेशी संकेतों का क्या होता है? योग होता है, a + b। निर्गत संकेत निवेशी संकेतों का योग होता है। ये है और गेट। और नोट गेट क्या होता है? हमारे पास एक ही इसमें इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। यदि इनपुट यदि z है तो आउटपुट कितना मिलेगा? z का बार। ध्यान रखें ये पीएन संधि डायोड के सिंबल से मिलता जुलता है। पीएन संधि डायोड का जो सिंबल है वो है ये, और नोट गेट का सिंबल है वो ये। थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना आप। तो ये क्या कर रहा है? नोर गेट। तो हम नोर गेट बना रहे हैं तो पहले क्या करेंगे? और गेट लगाएंगे, उसके आगे नोट गेट लगाएंगे। तो पहले और गेट लगा दो। और गेट में तुम्हारे पास दो इनपुट होते हैं, उसके आगे नोट गेट लगा दो। उसके आगे हमने क्या कर दिया? नोट गेट लगा दिया। ये जो सिंबल, ये जो सर्किट है वो कौन सा है? ये है नोर गेट कहलाता है। क्या कहलाता है? नोर गेट। तो नोर गेट को दर्शाने का दूसरा तरीका क्या है? ये तो आपके पास और गेट है, और गेट में दो इनपुट है। अब आगे आपने क्या लगाया? नोट गेट। तो नोट गेट दर्शाने का तरीका ये है कि आगे आप इस प्रकार से एक शून्य बना देवें, गोला बना देवें। तो ये क्या तरीका है कि पहले तो और गेट है, उसके आगे नोट गेट है, तो ये कौन सा गेट बन गया? नोर गेट। ठीक है, तो नोर गेट का निर्गत क्या होगा इसमें देख लेते हैं। ये संकेत ए और ये संकेत बी, यहां आपको क्या मिलेगा? हाँ, यहां आपको मिलेगा दोनों का योग a + b। अब ये सिग्नल क्या कर रहा है? नोट गेट इनका रिवर्स करेगा। यहाँ मतलब आपको मिल जाएगा a + b का बार। ठीक है, ये कह रहा है a का मान कितना है? 1 और b का मान कितना है? 0। a का मान 1 रख दिया और b का मान कितना है? 0। ये कितना मिलेगा आपको? 0 + 1, ये मिल जाएगा 1। 0 + 1 कितना होता है? 1। 1 + 1 भी कितना होता है? 1। ठीक है, तो ये a + b का मान 1 आ गया। अब 1 का जो बार कितना आएगा? ये आ जाएगा 0। तो निर्गत क्या हो गया आपके पास? 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि एक ट्रांजिस्टर के लिए बीटा का मान कितना है? 100। यदि आधार धारा 20 माइक्रो एम्पीयर है तो संग्राहक धारा का मान कितना होगा? हम जानते हैं कि जो धारा लाभ बीटा है
वो कॉमन इमीटर के केस में होता है। किस में होता है? कॉमन इमीटर के केस में। तो हम पहले कॉमन इमीटर बना लेते हैं। ये रहा कॉमन इमीटर, ठीक है। ये ई है, ये आधार बी और ये संग्राहक सी। तो ये धारा की दिशा ये है, तो इसका मतलब आई ई ये हो गया आने वाली धारा, या फिर संधि इस ट्रांजिस्टर से निकलने वाली धारा आई ई है, तो ट्रांजिस्टर में प्रवेश करने वाली धारा आई सी और आई बी दोनों होगी। तो यहाँ पर यदि हम धारा लाभ बीटा को परिभाषित करें तो निर्गत धारा कितनी है? आई सी बटा निवेशी धारा कितनी है? आई बी। निवेशी धारा आई बी। प्रश्न ये कह रहा है कि बीटा का मान कितना है? 100, और आपको आधार धारा आई बी का मान दे दिया, तो संग्राहक धारा का मान कितना पूछा है? आई सी पूछा है आपको, तो आई सी आ जाएगा बीटा आई बी। बीटा धारा लाभ कितना है? 100 गुणा आई बी और 20 माइक्रो एम्पियर, तो 20 गुणा 10⁻⁻6 एम्पियर। ये आ जाएगा 2 गुणा 10⁻³ एम्पियर, दैट इज 2 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो आपको जैसे यहाँ पर बीटा दिखा तो कॉमन इमीटर का कॉन्फ़िगरेशन बना लेना आपको। तो कॉमन इमीटर में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, ई को कॉमन कर देना है, बीच में रख देना है। ई को बीच में रखेंगे, सी आउटपुट में और बी इनपुट में। जैसा ये करेंगे तो यहाँ पर धारा लाभ परिभाषित करने के लिए आउटपुट धारा, निर्गत धारा आई सी संग्राहक धारा और निवेशी धारा आई बी आधार धारा। तो यहाँ से आई सी का आपने फॉर्मूला निकाल लिया और आगे मान रख दिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फोटो डायोड की प्रणाली किस पर आधारित है। देखते हैं कि फोटो डायोड का काम क्या है। फोटो डायोड का काम क्या है? प्रकाश को संसूचित करना। प्रकाश को संसूचित करना मतलब सेंस करना, ठीक है। तो जैसे इस पर प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश आपतित होने पर क्या होता है? आपतित होने पर धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह होता है। इसका मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में, जब प्रकाश आपतित नहीं हो, प्रकाश की अनुपस्थिति में धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह नहीं हो, नहीं होना चाहिए, तभी ये अपना एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कर पाएगा। जब प्रकाश की अनुपस्थिति में धारा प्रवाह नहीं होता, इसका मतलब अंधेरे में प्रवाहित धारा कितनी होगी? प्रवाहित धारा बराबर 0। इसके लिए डार्क करंट, इसको बोलते हैं डार्क करंट। डार्क करंट का मान कितना होना चाहिए? 0। और अंधेरे में प्रवाहित धारा का मान 0 होने के लिए उस डायोड का आपने क्या करना पड़ेगा? उत्क्रम अभिनति में जोड़ना पड़ेगा। उत्क्रम अभिनति में जोड़ना पड़ेगा फोटो डायोड को। तो फोटो डायोड की किस पे बेस्ड है? उत्क्रम अभिनति में काम करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक सीई प्रवर्धक में निर्गत वोल्टेज और निवेशी वोल्टेज के बीच कलांतर कितना होता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसको आप याद ही रख लें। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक कॉमन इमीटर केस, जो अभी हमने ये बनाया है कॉमन इमीटर, यही, इसमें जो धारा लाभ है वो बीटा मिलता है, और बीटा का मान क्या होता है? ग्रेटर देन 1, 1 से काफ़ी बड़ा। तो ये प्रवर्धक है, जो कॉमन इमीटर है वो प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर के रूप में काम करते हैं। एम्पलीफायर के रूप में काम कैसे करते हैं? क्योंकि इसमें धारा लाभ और वोल्टता लाभ दोनों ही 1 से बड़े होते हैं, तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं, सिग्नल को बढ़ा देते हैं। तो इसमें निर्गत वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और निवेशी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में कलांतर कितना होता है? 180। तो मैं आपको बता दूं कि कॉमन इमीटर उभयनिष्ठ उत्सर्जक के बेस में आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्ट के बीच में कलांतर कितना होता है? पाई रेडियन। कई बार ये रेडियन में पूछा जा सकता है, पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री, एक ही बात है। कॉमन बेस में तथा कॉमन कलेक्टर में
उभयनिष्ठ आधार और उभयनिष्ठ संग्राहक, इन दोनों केस में क्या होता है, जो निर्गत वोल्टेज और निवेशी वोल्टेज में कलांतर होता है 0 रेडियन और 0 डिग्री, दोनों एक ही बात है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसको आप याद ही कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कॉमन इमीटर में तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में जो रेडियन, पाई रेडियन और 180 डिग्री का अंतर होता है। कॉमन बेस में और कॉमन कलेक्टर में कोई कलांतर नहीं होता आउटपुट और इनपुट में। नेक्स्ट देखते हैं, यदि दो नैंड गेट को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो यह संयोजन किस गेट की भांति व्यवहार करता है। अभी हमने क्या पढ़ा, नोर गेट। नोर गेट में मैंने क्या कहा, पहले आप और गेट लगाएं, फिर आप नोट गेट लगाएं। ठीक है, और गेट का तरीका है ये कि 2 इनपुट और 1 आउटपुट। इसके साथ साथ नोट गेट आप ऐसे जोड़ेंगे, 1 इनपुट और 1 आउटपुट। यदि ये ए है, ये बी है, यहां क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी। और गेट में इनपुट सिग्नल्स का सम हो जाता है। और यदि यहां पर जेड है तो यहां पर कितना मिलता है, जेड बार। ये तो है नोट गेट, सॉरी नोर गेट। अब ये कह रहा है नैंड गेट। कौन सा गेट है, नैंड गेट। नैंड गेट में क्या होता है, पहले आप एंड गेट जोड़ें और उसके आगे आप नोट गेट जोड़ें। ठीक है, एंड गेट का याद रखने का तरीका, एंड में क्या आ रहा है, डी। एंड में जब डी आ रहा है तो आपको डी की आकृति बना लेनी है। ठीक है, डी की आकृति बनाने के बाद 2 आपके पास इनपुट है, ए बी, 1 आपके पास आउटपुट है। जो आउटपुट है वो इनपुट का क्या है, डॉट है। आउटपुट क्या है, इनपुट का डॉट। याद क्या रखेंगे, एंड में डी, मतलब लास्ट में डी आ रहा है, एंड में डी, तो आप डी की आकृति बना लेंगे। डी की आकृति बनाएंगे, जो आउटपुट आएगा इनपुट में डॉट आ जाएगा। डी की आकृति है तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आ जाता है, डॉट। आउटपुट मान लेते हैं कि सिग्नल वाई है, इनपुट में डॉट प्रोडक्ट आता है। डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पर ए और बी के गुणा होंगे। ठीक है, ए और बी में गुणा होंगे। ये तो हो गया एंड गेट। इसके आगे आप क्या करेंगे, नोट गेट जोड़ेंगे। एंड गेट, उसके आगे नोट गेट। यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर जेड का बार। इन दोनों को एक साथ प्रदर्शित करने का तरीका ये है कि पहले आप एंड गेट बना दो। एंड गेट में डी बना दिया, 2 इनपुट है और डी का मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, डॉट। ठीक है, जैसे हमने और में यहाँ पर डॉट लगाया था वैसे ही एंड में आप यहाँ पर डॉट लगा देंगे और ये बन गया आपके पास नैंड गेट। नैंड गेट में पहले आपने एंड गेट लगा दिया और उसके बाद में नोट गेट लगा दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया नैंड गेट। अब नैंड गेट का जो ऑपरेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। क्या पढ़ते हैं हम, नैंड गेट। नैंड गेट में पहले आपको क्या करना है, एंड गेट लगाना है। 2 इनपुट है, ए और बी। ये आउटपुट मिलेगा आपको। आउटपुट में एंड में डी और डी फॉर डॉट, इसका मतलब आउटपुट है वो इनपुट का क्या है, डॉट है। अब क्या करना है आपको, नोट गेट लगाना है। ये लो जी, नोट गेट लगा दो। तो ये गेट कौन सा बन गया आपके पास, नैंड गेट। अब नोट गेट का जो इनपुट क्या है, ए डॉट बी, तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, ए डॉट बी का बार। समझ आ गई बात। ये तो है नैंड गेट। और इसका तरीका क्या है प्रदर्शित करने का, ये तरीका है, डी बना दिया, डी के आगे आपने एक गोला बना दिया। ये 2 इनपुट है, ए और बी, और ये एक आउटपुट है। तो नैंड गेट में जब इनपुट ए और बी होते हैं तो आउटपुट क्या मिलते हैं आपको, ए और बी का बार। तो यहाँ आपको ए और बी का बार मिल जाएगा। आउटपुट क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी का बार। ये है आपके पास नैंड गेट। ये आउटपुट नैंड गेट का आउटपुट वाई मान लिया आपने कितना है, ए डॉट बी का बार। ये कह रहा है कि 2 नैंड गेट को श्रेणी क्रम में जोड़ो। नैंड गेट में
पहले आपने एंड गेट बना दिया, एंड से डी बना दिया, डी के आगे नोट लगा दिया, ये बन गया एक नैंड गेट। ठीक है, ये हमारे पास ए है और ये बी है। तो ये आउटपुट कितना मिला आपको, वाई, और वाई का मान कितना है, पहले आपने एंड गेट लगाया, एंड से डी, डी से डॉट, उसके बाद में हमने नोट गेट लगाया तो इसका बार, ये एक एंड गेट बन गया। अब इसके आगे एक एंड गेट और लगाना है, आगे एक एंड गेट और लगाना है, तो पहले आपने आगे एक नैंड गेट और लगाना है, ये एक नैंड गेट और बना दिया। इसमें 2 इनपुट चाहिए, तो 2 इनपुट है नहीं हमारे पास, एक इनपुट है, तो इसको हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। यहाँ पर y मिल रहा है तो यहाँ पर भी कितना होगा, y, और यहाँ पर भी कितना होगा, y। यहाँ पर y का मान a डॉट b का बार है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो नैंड गेट का ऑपरेशन कितना होता है, यहाँ पर ये नैंड गेट है, इनपुट का डॉट किया और उसका बार कर दिया। तो इस नैंड गेट में इनपुट कितना है, y, तो पहले आप दोनों इनपुट का डॉट कर दो और उसका बार कर दो, ये आउटपुट है यहाँ पर। सपोज दैट इसका आउटपुट हमने z मान लिया, इसका आउटपुट y माना, तो ये है हमारे पास 2 नैंड गेट को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि नैंड गेट को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यह संयोजन किस प्रकार भांति व्यवहार करेगा, कौन सा गेट बन गया। अब ये देखते हैं कि कौन सा गेट बन गया। अब यहां पर हमें पता है कि y डॉट y, 1 डॉट 1 कितना होता है, 1, 1 डॉट 0 कितना हो गया, 0, 0 डॉट 1 कितना होता है, 0, 0 डॉट 0 कितना होता है, 0। यहाँ आप यूं समझो कि किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो काम नहीं होगा, काम नहीं हो रहा है इसका मतलब 0, और एक मना कर रहा है इसका मतलब 0, काम हो रहा है इसका मतलब 1, दोनों हाँ कर रहे हैं इसका मतलब दोनों का 1 1। ठीक है, दोनों ने हाँ किया, 1 1 काम हो गया, आउटपुट 1। एक ने हाँ कर दिया, दूसरे ने ना कर दिया, 1 0 काम नहीं हुआ, 0। पहले ने ना किया, दूसरे ने हाँ कर दिया, 0 1 काम नहीं हुआ, क्योंकि एक ने ना कर दिया है। दोनों ने ना कर दिया तो काम होने की कोई संभावना ही नहीं है। ये आउटपुट किसका है, एंड गेट का। तो यहां आप देख लें कि 2 y डॉट वाई, 1 डॉट 1 कितना है 1, 0 डॉट 0 कितना है 0, तो y डॉट वाई कितना होगा y, y डॉट वाई तो कितना हो गया y हो गया, इसके ऊपर बार भी तो है ना, ये बार हो गया। ठीक है, y का मान कितना है, a डॉट b का बार, a डॉट b का बार y का मान है ये, तो y के ऊपर बार लगा रखा है, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर ये जो आउटपुट z है ये क्या मिल गया, a डॉट b, उसका बार फिर उसका बार। 1 का बार कितना होता है 0, और 0 का बार कितना होता है 1। किसी राशि का हम 1 का बार कर दिया 0, अब 1 का यदि 2 बार बार कर दें, 1 का बार 0 मिलेगा, अब 0 का फिर बार हो गया, ये वापस 1 ही मिला। बार का बार मतलब वो सेम संख्या आ जाती है। यहाँ पर बार का बार हो गया a डॉट बी का बार फिर उसका बार, तो वो सेम संख्या आ गई, इसका मतलब a डॉट बी। तो a डॉट बी जो आउटपुट है वो किसका होता है, एंड गेट का। किसका होता है, एंड गेट का, क्योंकि अभी हमने ये देखा है, आप देख लेंगे, नहीं देखा नहीं, नोर गेट देखा अभी, ये रहा, ये एंड गेट है। इनपुट कितना है a और b, आउटपुट कितना है a डॉट b। आउटपुट में क्या है, डॉट आ रहा है, आउटपुट में क्या आ रहा है डॉट, डॉट किस में आता है d में, और d किसका होता है एंड का। इसका मतलब ये गेट है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, एंड गेट की भांति। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक लॉजिक गेट के संयोजन में यदि y बराबर a डॉट बी, a का बार डॉट b का बार फिर उसका बार, तो यह गेट कौन सा है। तो पहले मैं आपको एक डी मॉर्गन प्रमेय बता देता हूं। कौन सी प्रमेय, डी मॉर्गन प्रमेय। इसके 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है, यदि 2 संख्याएं डॉट में है और उसका बार है, यदि बार यदि आप अलग अलग करना चाहते हो, उनका a का बार अलग कर दिया और b का बार अलग कर दिया, तो ये जो डॉट है ना, डॉट सिंबल किसका होता है, नैंड गेट का। ये जो डॉट बदल जाता है प्लस में, और गेट में बदल जाता है। पहला तो हो गया ये, ठीक है, कि दो यदि सिग्नल का डॉट का बार है तो ये दोनों बार अलग अलग हो गए, और डॉट किस में बदल गया, डॉट बार में बदल गया और बार दोनों का अलग अलग, डॉट प्लस में बदल गया और बार दोनों का अलग अलग हो गया।
दूसरा, यदि ए डॉट बी है, सॉरी ए प्लस बी है और उसका बार है, यदि आप बार अलग अलग करना चाहते हो तो ये बार अलग अलग हो जाएगा और ये जो प्लस साइन है किस में बदल जाएगा, डॉट में बदल जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब आप देखें इसको, ये क्या लिखा हुआ है, ए बार डॉट बी बार और उसका बार। इस बार को यदि आप तोड़ना चाहते हैं ऊपर वाले बार को, तो ए बार और बी बार, ए बार बी बार तो पहले से बार लगे हुए, ऊपर वाला बार टूट गया, इसका मतलब दोनों का अलग अलग बार आ गया और ये जो डॉट है वो किस में आ गया, प्लस में आ गया। हम जानते हैं बार का बार सेम संख्या ए, सेम सिग्नल आ गया, प्लस बी बार का बार यहाँ पर भी वो सेम सिग्नल आ गया और ए प्लस बी ये किसका है, और गेट का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो हमें इसके लिए डी मॉर्गन प्रमेय आनी चाहिए, ठीक है, डी मॉर्गन प्रमेय बोलते हैं इसको। ये है कि बीच में डॉट है, ऊपर बार है, यदि आपको बार अलग अलग करना है तो डॉट को प्लस में बदलना होगा। यहाँ पर ए प्लस बी है, उसका बार है, बार को यदि आपको अलग करना है तो प्लस किस में बदल जाएगा, डॉट में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्रांजिस्टर के लिए बीटा बराबर गुणनफल है। बीटा क्या है, उबेनिच उत्सर्जक की स्थिति में धारा लाभ। इसके लिए अल्फा का मान कितना होगा। तो हमने आपको कहा था कि पहले अल्फा आता है तो 1/अल्फा, बाद में बीटा आता है तो 1/बीटा प्लस 1। ये रिलेशन याद रखना है आपको, वो फॉर्मूला याद नहीं रखना, ये याद रखो आप, आसान है याद रखना। तो अल्फा का मान पूछा है तो यहाँ से 1/अल्फा कितना आ रहा है, 1 प्लस बीटा, एलसीएम लेने से 1 प्लस बीटा बटा बीटा, अल्फा कितना आ गया, बीटा बटा 1 प्लस बीटा। तो अल्फा कितना आ गया, बीटा का मान कितना है 49 बटा 1 प्लस 49, ये आ गया 49 बटा 50। 2 की गुणा भाग करेंगे तो गुणा 2 और भाग 2, 49 गुणा 2 कितना हो गया 98 बटा 50 गुणा 2 कितना हो गया 100, ये कितना आ गया 0.98। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखो ये हमने कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है, ये 2 का गुणा और 2 का भाग, ठीक है। आप 49 में 50 का भाग देते रहेंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा ना। तो ये थोड़े ट्रिक्स होते हैं, इससे अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि एक ट्रांजिस्टर के उबेनिच उत्सर्जक कॉमन इमिटर बेस सीई विन्यास के लिए वोल्टेज लाभ का मान क्या होता है। पहले मैं आपको कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन बना लेता हूं। कॉमन इमिटर बेस मतलब इमिटर वाला केस वो क्या है, बीच में आ जाता है, ठीक है। ये आधार हो गया, ये इमिटर हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। यहां पर जो धारा प्रवाहित होगी आई ई, ये होगी आई ई, आई ई बाहर जा रही है, इसका मतलब आई बी और आई सी दोनों अंदर आएगी किरचॉफ के धारा नियम से, ठीक है। इनपुट पर जो आपने प्रतिरोध लगाया है उसको नाम दे दिया हमने आर आई, ठीक है। और आउटपुट पर जो आपने प्रतिरोध लगाया है उसका नाम कितना है, आर एल। यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं प्लस माइनस जो भी है कि इस ट्रांजिस्टर को किस रीजन में ऑपरेट करना है अपने को, तो उस हिसाब से यहाँ पर बैटरी लगाते हैं। अभी हम बैटरी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मतलब ही नहीं है हमें बैटरी लगाने का, हमारा जो पर्पज़ है यहीं से सॉल्व हो जाएगा। पर्पज़ क्या है कि वोल्ट तालाब, वोल्ट तालाब मतलब इनपुट वोल्टेज कितनी है, ये है वी आई, ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज कितनी है, ये है वी ओ। ओम के नियम से इस प्रतिरोध पर विभवांतर कितना होगा, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई बी। तो ओम के नियम से वी आई का मान कितना होगा, वी बराबर आई आर, धारा कितनी है आई बी, प्रतिरोध कितना है आर आई। आर आई देखो यहीं कहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आर आई है आर एल है, ये हम जब थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ पता चलता है कि इनपुट टर्मिनल पर जो रेजिस्टेंस है वो आर आई है, आउटपुट टर्मिनल पर जहाँ आपको आउटपुट लेते हैं वो एक लोड रेजिस्टेंस आर एल है। तो जो वी एल वी ओ है आउटपुट वोल्टेज, वो क्या है आर एल पर विभवपतन है, और आर एल पर विभवपतन वी ओ ओम के नियम से वी बराबर आई आर। इस प्रतिरोध से धारा कितने प्रवाहित हो रही है आई सी, तो आई सी आर एल। वोल्ट का लाभ, यहाँ हम क्या कर रहे हैं वोल्ट का लाभ, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन में आउटपुट वोल्टेज मतलब निर्गत वोल्ट था
बटा निवेशी वोल्टता, निर्गत वोल्टता बटा निवेशी वोल्टता। अब निर्गत वोल्टता कितनी है, VO, और VO का मान कितना है, ICRL, ICRL बटा निवेशी वोल्टता कितनी है, IBRL, IB और RI। आप यदि ध्यान दें तो इसको मैं IC बटा IB लिख सकता हूँ और गुणा में RL बटा RI लिख सकता हूँ। इसमें जो धारा लाभ बीटा है उसका फॉर्मूला कितना होता है, निर्गत धारा IC बटा निवेशी धारा IB। तो IC बटा IB का मान कितना होता है, बीटा। तो IC बटा IB कितना हो गया, बीटा गुणा में RLRI। ये जो वोल्टता लाभ है किस पर निर्भर कर रहा है, बीटा पर भी निर्भर कर रहा है और प्रतिरोधों के अनुपात पर। तो केवल बीटा पर, केवल लोड प्रतिरोध पर, बीटा और प्रतिरोधों के अनुपात पर, केवल ताप पर। तो बीटा और प्रतिरोधों के अनुपात पर तो निर्भर करता ही करता है, इसके साथ साथ ताप पर भी निर्भर करता है। तो केवल ताप वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो बीटा और प्रतिरोधों के अनुपात पर, इसके साथ साथ ये ताप पर निर्भर करता है, ऐसा ऑप्शन भी डाला जा सकता है कि केवल बीटा और प्रतिरोधों के अनुपात पर। नेक्स्ट ऑप्शन डाल दिया बीटा और प्रतिरोधों के अनुपात के साथ साथ ताप पर भी निर्भर करता है, तो वो ऑप्शन सही हो सकता है। हालांकि यहाँ पर जो सुटेबल ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि एक ट्रांजिस्टर के लिए प्रचालन, ये एक रीजन है ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए, प्रचालन के लिए ईबी संधि, ईबी संधि कौन कौन चाहिए, उत्सर्जक और आधार के बीच में संधि, तथा सीबी संधि मतलब संग्राहक और आधार के बीच की संधि को क्रमशः कैसा होना चाहिए। तो हमारे पास कौन सी संधि होगी, एक तो ईबी संधि, इसको नाम दूंगा मैं उत्सर्जक आधार संधि, और एक है सीबी संधि, ये है संग्राहक आधार संधि। ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला है संतृप्त क्षेत्र, सैचुरेटेड क्षेत्र, या फिर सैचुरेशन रीजन। दूसरा है सक्रिय क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र कह दो या फिर इसको प्रचालन क्षेत्र कह दो, एक ही बात है। एक्टिव रीजन होता है ये, सक्रिय क्षेत्र या फिर प्रचालन क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र या फिर प्रचालन क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव रीजन। और तीसरा रीजन होता है हमारे पास अंतक क्षेत्र, कट ऑफ रीजन। इस क्षेत्र में यदि आप ट्रांजिस्टर को यहां आप ऑपरेट कर रहे हैं तो ईबी संधि है ये होनी चाहिए अग्र 22 में, ईबी संधि अग्र 22, सीबी संधि भी अग्र 22, दोनों संधियां क्या होगी, अग्र 22 में। ठीक है, तब इस ट्रांजिस्टर को आप संतृप्त क्षेत्र में, सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर सकते हैं। जो तीसरी है अंतक क्षेत्र, यहां पर ईबी संधि है वो भी क्या होनी चाहिए, +22। ठीक है, वो जो सीबी संधि है वो भी कितनी होनी चाहिए, +22। हम संधि को पीएन संधि को अग्र 22 और +22 में जोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यदि आप दोनों को अग्र 22 में रखते हैं तो ट्रांजिस्टर किस क्षेत्र में है, संतृप्त क्षेत्र में। और ट्रांजिस्टर को यदि आप दोनों जंक्शन को, ईबी जंक्शन और सीबी जंक्शन दोनों को +22 में रखते हैं तो ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में हो गया। अब बात कर रहे हैं प्रचालन क्षेत्र के लिए, सक्रिय क्षेत्र के लिए। इसमें ईबी जंक्शन है मतलब उत्सर्जक आधार संधि, ये तो होनी चाहिए अग्र 22 में, और सीबी संधि है ये होनी चाहिए +22 में। यह याद रखना ना कि संतृप्त क्षेत्र में इसका मतलब दोनों संतृप्त है, अग्र 22, ईबी और सीबी दोनों अग्र 22 में। अंतक क्षेत्र, कट ऑफ रीजन, दोनों +22 में हैं। बात करते हैं सक्रिय क्षेत्र की। समस्या यहाँ पर है, यहाँ पर एक तो अग्र 22 में और एक +22 में। तो ईबी संधि को आपको अग्र 22 में रखना है, सीबी संधि को +22 में रखना है। तो ईबी संधि अग्र 22 और सीबी संधि +22, ये अग्र 22 हो गया, उत्क्रम अभिनति। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ट्रांजिस्टर के प्रचालन क्षेत्र में
ई बी संधि को अग्र बायस में होना चाहिए और सी बी संधि को पश्च बायस को क्या बोलते हैं, उत्क्रम बायस भी बोलते हैं इसको, रिवर्स बायस। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि नीचे दी गई सत्यता सारणी किस गेट से या फिर किस गेट को प्रदर्शित करती है। पहले एंड गेट को देख लेते हैं। एंड मतलब डी, एंड का मतलब एंड में क्या है, डी, डी में क्या होगा, डॉट, ए है बी है, तो निर्गत है वाई, वो क्या होगा, ए और बी का क्या होगा, डॉट होगा। ठीक है, डॉट है तो हम वोट कराएंगे, डॉट है तो वोट कराएंगे। एक ने तो हाँ कर दिया किसी काम के लिए, दूसरे ने भी हाँ कर दिया, तो दोनों का वोट करेंगे, डॉट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, काम हो जाएगा। एक ने हाँ कर दिया, दूसरे ने ना कर दिया तो काम नहीं होगा। एक ने ना कर दिया, दूसरे ने हाँ कर दिया तो काम नहीं होगा। जब दोनों ने ना कर दिया तो काम होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो डॉट में क्या करा दिया हमने, दोनों का वोट करा दिया। तो 1.1 1, 1.0 0, 0.1 0, 0.0 0। देखो 0.0 कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ये रहा मैच कर गया। 0.1 कितना मिल गया, 1, 0.1 कितना है, 0। तीसरा है कि 1.0 कितना है, 1, 1.0 कितना है, 0। तो ये एंड गेट की ट्रूथ टेबल तो नहीं है। तो ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी को तो हमने रास्ते से निकाल दिया। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन सी को, नोर गेट को। ठीक है, नोर गेट में क्या करना है, नोर गेट में और गेट, उसके आगे नॉट गेट। और गेट में हमें क्या करना है, प्लस करना होता है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो पहले हम और गेट लगाएंगे, इसका मतलब ए प्लस बी करेंगे। अब हम नोट गेट लगाएंगे तो ए प्लस बी का क्या कर देंगे, बार कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ये नोर गेट की ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, इसको चेक कर लेते हैं। पहले ने हाँ किया, दूसरे ने ना किया, या फिर यूं लिख देते हैं 1 0, नहीं एक बार इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 1 1 0, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सारों को एक जैसा ही लिख देते हैं। ये लो 1 1 1 0 0 1 0 0, 1 + 1 ये बन गया 1, 1 + 0 ये बन गया 1, 0 + 1 ये बन गया 1, 0.0 ये बन गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च संकेत को उच्च संकेत से जोड़ रहे हैं, तो उच्च संकेत ये आ रहा है। यहाँ पर 1 + 1 2 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 + 1 2 नहीं, 1 का मतलब हाई सिग्नल और 2 का मतलब 0 का मतलब लो सिग्नल। ए और बी दोनों हाई सिग्नल में हैं, तो दोनों का सम भी कितना मिलेगा, हाई मिलेगा। एक हाई है दूसरा लो है तो भी हाई मिलेगा, एक लो है दूसरा हाई है तो भी क्या मिलेगा, आपको हाई मिलेगा। दोनों जब लो है ना, उस केस में लो मिलेगा। ये तो है और गेट का आउटपुट। अब हमें करना है और गेट के आगे नोट गेट लगा इसका बार। तो 1 का बार कितना हो गया, 0, 1 का बार 0, 1 का बार 0, 0 का बार 1। तो ए और बी जब 1 1 है, ये है, तो आउटपुट कितना मिल रहा है, 0। ये मैच कर गया। दूसरा लिखते हैं ए का मान 1 है और बी का मान 0 है, ए का मान 1 और बी का मान 0, तो आउटपुट कितना मिलना चाहिए, 0, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है, 1। तो ये जो ट्रुथ टेबल है सत्यता सारणी नोर गेट की भी नहीं है। ट्रुथ टेबल किसकी नहीं है, ये नोर गेट की भी नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं हमने। अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए को, XOR गेट। कौन सा गेट है, XOR गेट। इसमें हम क्या लिखते हैं, XOR, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। और गेट में क्या करते थे हम, ए और बी दो इनपुट है, तो दोनों का जब और गेट का आउटपुट कितना होगा, ए + बी। परंतु XOR का जो आउटपुट है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसको XOR का जो नोटेशन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। जो और गेट का नोटेशन है वो कितना है, ये है, ये ए है, ये बी है, आउटपुट कितना मिलता है, ए + बी। जो XOR गेट का नोटेशन है वो होता है ये आउटपुट है और ये इनपुट है, ए बी दो इनपुट है। आउटपुट है वो मिलेगा आपको ए बी का बार + बी ए का बार। इसको आप याद रख लें, ये आउटपुट वाई है, ए बी का बार + बी ए का बार। और इसको लिखने का तरीका है y =
ए प्लस बी, ये तो और गेट का है लेकिन एक्सक्लूसिव हो रहा है इसलिए इसको इस प्रकार से लिखा जाता है कि वाई बराबर ए प्लस बी। ये किसकी टेबल है? ये सिग्नल है वो एक्स ओ आर गेट का है। ठीक है, एक्स ओ आर गेट में क्या होता है? ए बी बार प्लस बी ए बार। तो चेक कर लेते हैं ये बन रहा है क्या, ए बी बार प्लस बी ए बार। तो ट्रूथ टेबल बना लेते हैं एक बार। एक्स एक्स और गेट की ट्रूथ टेबल या फिर एक्स और गेट की ट्रूथ टेबल। एक्स और गेट में आउटपुट क्या होगा? वाई बराबर ए बी बार प्लस बी ए बार। ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है। ठीक है, 1 1 1 0 0 1 और 0 0। तो यहाँ पर ए का बार कितना मिल जाएगा आपको? ए का बार होगा, ए का बार 1 का बार 0, 1 का बार 0, 0 का बार 1, 0 का बार 1, ये ए बार मिल गया। अब बी बार कितना मिल गया आपको? इस पूरे कॉलम का बार करना है तो 0 1 0 1। अब आपको पास हमें क्या चाहिए? ए बी बार, ए बी बार, इसका मतलब इसका और इसका डॉट करना है। 1.0 0, 1.1 1, 0.0 0, 0.1 0, ये ए बी बार मिल गया। अब बी ए बार देख लेते हैं। बी ए बार, हमें बी ए बार भी चाहिए तो बी का और ए बार का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 1.0 0, 0.0 0, 1.1 1, 0.1 0। ठीक है, अब ए बी बार भी मिल गया, ए बी बार भी मिल गया और बी ए बार भी मिल गया। अब हम क्या करना है? इनको योग करना है। ए बी बार प्लस बी ए बार। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 और 0 0। तो अब आप देखें जब दोनों 1 1 है तो आउटपुट कितना मिल रहा है? 0। तो दोनों 1 1 है, आउटपुट 0। 1 0 में आउटपुट कितना है? 1। तो 1 0 में आउटपुट कितना है? 1। 0 1 में आउटपुट कितना है? 1। 0 1 में आउटपुट कितना है? 1। 0 0 में आउटपुट कितना है? 0। तो 0 0 में आउटपुट कितना है? 0। तो ये जो ट्रूथ टेबल है वो एक्स ओ आर गेट के साथ मैच खा रही है। तो आपको याद क्या रखना है? एक्स ओ आर गेट में क्या होता है? जब दोनों सेम हो तो आउटपुट 0, चाहे आप 1 1 हो चाहे 0 0 हो। जब दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट 0 मिलता है। अब जो दोनों इनपुट डिफरेंट हो, 0 1 या फिर 1 0, तो आउटपुट क्या मिलता है आपको? 1 1। तो इस ट्रूथ टेबल के लिए कौन सा गेट मैच कर रहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो हमें ये याद हो कि दोनों यदि सिग्नल डिफरेंट हो तो जो आउटपुट है वो हाई मिलता है, और दोनों सिग्नल जब सेम हो तो आउटपुट 0 मिलता है। तो ये आप एक्स ओ आर गेट के याद रख लेंगे। यदि इनपुट सेम हो, इनपुट क्या हो? सेम हो, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 0। और यदि इनपुट क्या हो? डिफरेंट हो, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 1, है ना। ये जो दो लाइन है किसके लिए? एक्सक्लूसिव और गेट के लिए, एक्स ओ आर गेट के लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांजिस्टर के कॉमन इमिटर सीई विन्यास में धारा लाभ कितना है? बीटा का मान 50 है। तो सीई विन्यास में मैं एक बार सीई विन्यास बना लेता हूँ। ये आई ई है, ये ई, ठीक है, ये बेस, यहाँ पर धारा आई बी, और ये सी, यहाँ पर धारा है आई सी। तो बीटा का मान कितना होगा? आई सी बटा आई बी, आउटपुट धारा बटा इनपुट धारा। ये कह रहा है कि यदि बीटा का मान 50 है, आधार धारा आई बी में परिवर्तन कितना है? 20 माइक्रो एम्पीयर। यहाँ धारा परिवर्तित हो रही है, धारा परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब ये जो गेन लिख रहे हैं हम धारा लाभ, ये है डीसी करंट के लिए। और एसी करंट में हम धारा लाभ कैसा लिखेंगे? डेल्टा आई सी बटा डेल्टा आई बी। प्रत्यावर्ती धारा के लिए धारा लाभ है और ये दिश धारा के लिए धारा लाभ है। तो इस धारा लाभ को बोलते हैं हम डीसी गेन और इसको बोलते हैं हम एसी गेन। धारा परिवर्तित हो रही है इसलिए हम एसी गेन काम लेंगे, डेल्टा आई सी बटा डेल्टा आई बी। तो संग्राहक धारा आई सी में परिवर्तन निकालना है, इसका मतलब डेल्टा आई सी निकालना है अपने को। डेल्टा आई सी कितना है? बीटा गुणा डेल्टा आई बी। बीटा का मान धारा लाभ कितना है? 50।
डेल्टा आई बी कितना है 20 माइक्रो एम्पियर, तो 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। ये कितना आ जाएगा 50 गुणा 20 1000, तो 1 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। यह 1 मिली एम्पियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी दिए गए लॉजिक गेट परिपथ के लिए अंतिम आउटपुट कितना है, y का मान क्या होगा, जिसमें एक परिपथ जिसमें इनपुट a बराबर 1 और b बराबर 0। देखो इनपुट कितना है, a का मान तो 1 और b का मान 0। ये दोनों इनपुट एक एंड गेट में जाते हैं। एंड का मतलब d बना दो, ये d बना दिया, ठीक है। और d का जो आउटपुट है वो डॉट है। आउटपुट कितना मिलेगा आपको a डॉट b। और जो एंड गेट का आउटपुट है ये एक नोट गेट में जाता है। ये किस में चला जाता है, नोट गेट में। नोट गेट क्या कर देगा, इसका बार कर देगा, तो a डॉट बी का बार। तो अंतिम आउटपुट y क्या है, ठीक है। अब 1 और 0 इनका डॉट करेंगे तो 1 डॉट 0 कितना होगा 0। एक ने हाँ कर दिया, दूसरे ने ना कर दिया, काम नहीं होगा, वोट करा दिया हमने, डॉट है तो ये 0। इसका बार कितना होगा 1, क्योंकि यहाँ पर a डॉट बी का बार आ रहा है 1। इनपुट जब a बराबर 0 हो, b बराबर 1, सॉरी a बराबर 1 हो, b बराबर 0 हो, तो आउटपुट कितना आएगा 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी जेनर डायोड के लिए VZ जेनर वोल्टता का मान 10 वोल्ट है और निवेशी वोल्टता 8 वोल्ट है, तो जेनर डायोड की स्थिति क्या होगी। देखो जेनर डायोड अग्र बायस में क्या करता है, अग्र बायस में सामान्य डायोड की भांति व्यवहार करता है। अग्र बायस में सामान्य डायोड की भांति, और पश्च बायस में क्या करता है, पश्च बायस में वोल्टता नियंत्रक की भांति। वोल्टता नियंत्रक, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ वोल्टता नियंत्रक, वोल्टेज रेगुलेटर, ये कब काम करता है पश्च बायस में। ये किसका उपयोग है, जेनर डायोड का उपयोग। तो जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टता नियंत्रक के रूप में काम लिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है जेनर डायोड को वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग लिया जाता है पश्च बायस में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रख लें, ठीक है। और पश्च बायस के लिए आपकी जो आरोपित वोल्टता है VI जेनर वोल्टता से या तो ज़्यादा हो या फिर उसके बराबर हो। पश्च वोल्टता के लिए, सॉरी पश्च बायस के लिए जो आरोपित वोल्टता VI है वो जेनर वोल्टता से ज़्यादा हो या फिर बराबर हो। तो यहाँ पर क्या है, जेनर वोल्टेज 10 वोल्ट है और निवेशी वोल्टता कितनी है 8 वोल्ट। तो डायोड खुले परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, डायोड जल जाएगा। निर्गत वोल्टेज 10 वोल्ट तो तब होगा जब ये अग्र बायस में आएगा, और अग्र बायस में आरोपित वोल्टता VI का मान VZ से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर VI 8 वोल्ट VZ से कम है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डायोड नहीं जलेगा क्योंकि इसमें डायोड जलने का सवाल नहीं रहता, ये पश्च बायस में ही काम करता है। डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं है। ये ब्रेकडाउन क्षेत्र और जलना क्षेत्र लगभग ये तब होता, ब्रेकडाउन क्षेत्र तब होता जब VZ का मान क्या हो, या फिर VI का मान ग्रेटर देन VZ चला जाए। तो यहाँ पर जो डायोड है ये खुले परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्या एक जेनर डायोड को उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जा सकता है। हाँ, यह केवल उच्च आवृत्ति पर ऐसा कर सकता है। नहीं, यह जल जाएगा। नहीं, यह केवल पश्च अभिनति में कार्य करता है। नहीं, ये पश्च अभिनति में नहीं, यह केवल अग्र अभिनति में काम करता है। देखो अग्र अभिनति में सामान्य डायोड की भांति काम करता है, पश्च अभिनति में वोल्टता नियंत्रक की भांति काम करता है, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि यह अगर अभिनति में सामान्य डायोड की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, और पश्च अभिनति में एक वोल्टता नियंत्रक की भांति व्यवहार करता है, तो ऑप्शन डी अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि संधि निर्माण के दौरान कथनों पर विचार करना है। पहला है कि संधि निर्माण के दौरान विसरण के कारण संधि पर एक अवरोध विभव उत्पन्न होता है। बिल्कुल, सांद्रताओं के परिवर्तन के कारण आवेशों का विसरण होता है और उन आवेशों के विसरण के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और वहाँ पर एक अवरोधी विभव बोलते हैं, जिसको रोधिका विभव बोलते हैं या फिर अवरोधी विभव बोलते हैं। तो यह बैरियर पोटेंशियल उत्पन्न होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, अग्र अभिनति में अवक्षय पथ की चौड़ाई बढ़ जाती है। नहीं,
अगर अभिनेत्री में अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, ये गलत हो गया। पश्च अभिनेत्री में केवल अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, बिल्कुल। अग्र अभिनेत्री में तो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा प्रवाहित होती है, उसका मान बहुत ज़्यादा होता है। और पश्च अभिनेत्री में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा प्रवाहित होती है और उसका मान बहुत कम होता है। अवक्षय परत में केवल अचल आयन, इमोबाइल आयन होते हैं, इसमें कोई मुक्त आवेश वाहक नहीं होता है, बिल्कुल। मुक्त आवेश वाहक डिफ्यूज हो जाते हैं। तापमान बढ़ने पर अवरोध विभव का मान बढ़ जाता है, नहीं। तापमान बढ़ने पर अवरोध विभव का मान घट जाता है। आदर्श संधि डायोड पश्च अभिनेत्री में अनंत प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन अपने पास पहला, तीसरा, चौथा और छठा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये मैंने चारों पांचों जो बात है वो पहले ही प्रश्न में शायद लिखवा दी थी, आप इनको चेक कर लें। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में केवल एक डायोड का उपयोग होता है जो केवल धनात्मक अर्ध चक्र के दौरान प्रवाहित होता है, बिल्कुल। पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में ठीक आधी होती है, नहीं। अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तुलना में ठीक आधी होती है, ये ऑपोजिट है स्टेटमेंट, तो गलत हो गया। सेतु दिष्टकारी में 4 डायोड का उपयोग होता है, इसमें सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता नहीं होती, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सेंटर टेप है वो फुल वेव रेक्टिफायर में पूर्ण तरंग दिष्टकारी में काम लिया जाता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में निर्गत विभवांतर की आवृत्ति निवेशी आवृत्ति की तुलना में दोगुनी होती है। अभी हमने पहला ही प्रश्न था या फिर दूसरा था, वो हमने डिस्कस किया था कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में निर्गत जो आवृत्ति है वो निवेशी संकेत की आवृत्ति की दोगुना होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अर्ध तरंग दिष्टकारी की अधिकतम सैद्धांतिक दक्षता लगभग 81.2 होती है, नहीं, ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी की होती है। अर्ध तरंग दिष्टकारी की लगभग इसकी आधी होती है, 45.6 के आसपास, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। दिष्टकारी के निर्गत में उपस्थित ऐसी घटकों को कम करने के लिए फिल्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। जो फिल्टर सर्किट है, पाई फिल्टर है, आर फिल्टर है, आरसी फिल्टर, पाई फिल्टर, आरसी फिल्टर और एल फिल्टर को लगाकर हमने क्या करते हैं, जो निर्गत संकेत है उनमें ऐसी घटकों को कम करते हैं और उर्मिका गुणांक को घटा देते हैं, ना। एक शब्द आता है उर्मिका गुणांक, जिस संकेत में ऐसी संकेत या फिर अल्टरनेटिंग करण के घटक ज्यादा है तो उस संकेत की उर्मिका गुणांक ज्यादा होता है ना। तो फिल्टर परिपथ को लगाकर हम क्या करते हैं, उर्मिका गुणांक को घटाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, उर्मिका गुणांक घटता है। ये स्टेटमेंट सही है। कौन से कथन सत्य है? तो पहला सत्य हो गया, तीसरा सत्य हो गया, चौथा सत्य हो गया और छठा सत्य हो गया, 1 3 4 से ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एंड गेट। एंड में क्या है, डी, डी से डॉट, ये नोर में नोर क्या होता है, और उसके आगे नोट। और में क्या होता है, ए प्लस बी, और आगे नोट करेंगे तो ए प्लस बी का बार, तो नोर में क्या हो जाएगा, ये। नोट में क्या होता है, इन्वर्टर केवल बार करता है। और एक्स बार में हमने क्या देखा है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी, है ना। तो नोट ये एक्स ओ आर गेट है, इसमें क्या होता है, वाई बराबर ए प्लस बी, प्लस के चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक राउंड मार्क कर देते हैं एक्स ओ आर गेट में। और इसको जो लिखने का तरीका वो ये है कि ए बी बार प्लस बी ए बार। इसमें आप याद रखें कि जो आउटपुट है वो 1 कब मिलता है और आउटपुट है वो 0 कब मिलता है। 0 तब मिलता है जब ए और बी दोनों क्या हो, सेम हो, इनपुट सेम हो तब आउटपुट 0 मिलता है। और इनपुट जब डिफरेंट हो तो आउटपुट क्या मिलता है, 1। अभी हमने पीछे 1-2% पीछे देखा था एक्स वार गेट का, तो आउटपुट सेम हो, सॉरी इनपुट सेम हो तो आउटपुट 0 और इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट 1। इसमें आप चेक कर लेना कि कौन सा स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन सही है। हमने ये मिला दिए है आपके, ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांजिस्टर के विभिन्न विन्यासों और उनके गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कॉमन इमिटर सीई। विन्यास का उपयोग मुख्य रूप में प्रवर्धक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें वोल्टेज और धारा के दोनों का लाभ उच्च होता है, बिल्कुल ये हमने बता दिया आपको। कॉमन बेस सीबी विन्यास में धारा लाभ अल्फा का मान हमेशा इकाई से कम होता है, बिल्कुल।
अल्फा लेस देन 1 और बीटा ग्रेटर देन 1। इस विन्यास सीसी विन्यास कॉमन कलेक्टर है ना, उभयनिष्ठ संग्राहक, इस विन्यास का उपयोग मुख्य रूप से इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किया जाता है। इम्पीडेंस मैचिंग मतलब यदि किसी सर्किट की एक की इम्पीडेंस ज़्यादा है और दूसरे की इम्पीडेंस कम है तो इनको आपस में मैच करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इम्पीडेंस क्या हो जाती है इनकी, मैच खा जाती है। जैसे हम छोटे पाइप में एक बड़ा पाइप मिलाते हैं, बीच में एक जोड़ लगाकर, वैसे ही हम कॉमन कलेक्टर को क्या करते हैं, इम्पीडेंस मैच करवाते हैं दोनों का। तो वहाँ पर इम्पीडेंस मैचिंग में प्रतिबाधा मिलान में काम ली जाती है। कॉमन इमिटर उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में निर्गत और निवेश संकेतों के बीच 180 डिग्री कलांतर होता है, ये भी सही है। ट्रांजिस्टर के सक्रिय क्षेत्र में संग्राहक आधार संधि हमेशा अग्र अभिनति में होती है। सक्रिय क्षेत्र में, एक्टिव रीजन में प्रचालन क्षेत्र में क्या होता है, ईबी संधि ये होती है अग्र अभिनति और सीबी संधि ये होती है पश्च अभिनति। तो ट्रांजिस्टर के सक्रिय क्षेत्र में संग्राहक आधार संधि सीबी संधि हमेशा अग्र अभिनति, ये गलत हो गया, हमेशा पश्च अभिनति में होती है। धारा लाभ अल्फा और बीटा के बीच में संबंध हम जानते हैं कि 1/अल्फा बराबर 1/बीटा प्लस 1। तो बीटा का फॉर्मूला निकालना है हमें, तो बीटा 1/बीटा बराबर 1/अल्फा माइनस 1 बराबर 1 माइनस अल्फा बटा अल्फा। तो बीटा का मान कितना आ गया, बीटा का मान गया अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन कौन सा सही हो गया, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पांचवा गलत और छठा सही है। 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 1 3 4 6 है और 1 2 4 6 है। इसमें 3 नहीं है और इसमें 2 नहीं है। 2 मेरे पास है कि विन्यास में धारा लाभ अल्फा का मान हमेशा इकाई से अधिक होता है। नहीं, अल्फा का मान इकाई से क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन 2 गलत है। तो 1 3 4 6, 1 3 4 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि दी गई सत्य सारणी किस लॉजिक गेट को निरूपित करती है। ठीक है, तो आप देखना ये 0 + 0 0 सही है, 0 + 1 1 होता है, ये प्लस वाला संकेत नहीं है, इसका मतलब और गेट तो नहीं है। अब हम डॉट करवा के देते हैं एंड में, 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1। इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है और ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में 10 इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻6 सेकंड में उत्सर्जक में प्रवेश करते हैं। यदि 2% इलेक्ट्रॉन आधार में नष्ट हो जाते हैं तो अल्फा का मान कितना होगा। अल्फा उभयनिष्ठ आधार में काम लेते हैं, अल्फा बराबर IC/IE ये होता है। और ये कह रहा है कि 2% इलेक्ट्रॉन आधार में नष्ट हो जाते हैं तो IE का मान कितना होगा। IE 100% होता है, 2% क्या है, आधार में चला गया, आधार में मतलब IB में, तो IC कितना आ गया, IE - IB। ये कितना आ गया, IE कितना है 100 और IB कितना है 2%, ये कितना आ गया, IC का मान 98%। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना आ गया, IC 98% बटा IE ये होती है 100%, ये कितना आ गया 0.98। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर आवेश संरक्षित रहते हैं और समय है वो डेल्टा टी, यहाँ पर Q/डेल्टा टी, यहाँ भी Q/डेल्टा टी। तो समय से समय कैंसिल हो गया, आवेश संरक्षित रहता है, तो यहाँ पर हम ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, लिखने की जरूरत है नहीं। अब यदि आप इनको लिख कर करते हैं, IC का मान निकाल लो, 2% धारा आधार में चली गई, तो IB का मान निकाल लो, उसके बाद IE का मान निकाल लो, फिर आप यदि रेशियो लेंगे तो भी आंसर बी आएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, अल्फा का मान 1 से कम होता है ना, तो 1 से कम होता है और 1 के जस्ट आसपास होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी थोड़ा आसपास में हम आइडिया लगा सकते हैं। ऑप्शन डी भी ज़्यादा अल्फा के मान के आसपास नहीं है,
तो हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो ये भी कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल होते हैं। हम ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज हो सकते हैं, और यदि हम सोल्व करके कैलकुलेट करें तो ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर आता है, अल्फा का मान 0.98। नेक्स्ट देखते हैं, सीई प्रवर्धक में कॉमन इमीटर उभयनिष्ठ आधार प्रतिरोध में लोड प्रतिरोध कितना है, 2 किलो ओम। आर एल कितना है, 2 किलो ओम। और बीटा का मान कितना है, 100। और इनपुट प्रतिरोध कितना है, 1 किलो ओम। तो वोल्टता लाभ हमने क्या लिखा, ए वी बराबर बीटा आर एल बटा आर आई, है ना। हमने पीछे एक फॉर्मूला लिखा था कि वोल्टता लाभ किस पर निर्भर करता है, बीटा और प्रतिरोधों का अनुपात दोनों पर। तो वहाँ ये फॉर्मूला डिराइव किया था। बीटा का मान कितना है, 100। आर एल का मान कितना है, लोड प्रतिरोध 2 किलो ओम, 2 किलो ओम बटा आर आई का मान कितना है, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। किलो ओम से किलो ओम कैंसिल, 100 गुणा 2 ये कितना आ गया, 200। वोल्टता लाभ कितना आ गया, 200। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी ट्रांजिस्टर में आई ई कितनी है, 10 मिली एम्पीयर, आई बी कितनी है, 0.1 मिली एम्पीयर। तो आई सी का मान कितना होगा, हम जानते हैं आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। तो यहाँ से आई सी का मान कितना आ गया, आई ई माइनस आई बी। आई ई कितनी है, 10 मिली एम्पीयर, माइनस आई बी कितनी है, 0.1 मिली एम्पीयर। ये कितना आ गया, 9.9 मिली एम्पीयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चित्र में प्रदर्शित संकेत तार्किक रूप से किसके तुल्य है। यहाँ देखें, ये ए और ये 0 लगा दिया, इसका मतलब ए का बार हो गया। ये बी का बार हो गया। तो जो वाई मिलेगा, और ये गेट कौन सा है, और गेट, ठीक है। और गेट में क्या कर रहे हैं, वाई कितना मिलेगा, इनपुट कितना है और गेट में, ए बार, क्योंकि 0 ये 0 लग गया, नोट गेट लगा दिया यहाँ पर, ये 0 लग गया, नोट गेट लगा दिया। तो इनपुट का क्या करेगा, योग करेगा ये। तो ए का बार प्लस बी का बार। और इसको हम डी मॉर्गन थ्योरम से लिख सकते हैं कि ए डॉट बी का बार। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यदि हम बार को अलग अलग कर रहे हैं तो डॉट प्लस में बदल गया, ठीक है। यदि बार को कॉमन कर रहे हैं तो प्लस डॉट में बदल गया। और ये किसका है, डॉट करके बार किया, डॉट डी में करते हैं, और एंड में डी किसका होता है, डॉट डी में, ठीक है। डी मतलब एंड गेट, एंड गेट का बार मतलब नेंड गेट, ठीक है। तो ये पहला गेट है वो तो हो गया नेंड गेट, ठीक है। तो पहले ऑप्शन से ही सही बन रहा है वैसे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसको भी देख सकते हैं, ये डी है मतलब एंड गेट, और ये ए का बार कर दिया 0 लगा के, है ना। तो वाई कितना मिलेगा, दोनों का ए बार और बी बार दोनों का गुणा कर दिया, ये कितना मिल जाएगा आपके पास, ए प्लस बी का बार। डी मॉर्गन थ्योरम से ये हम बार यदि अलग करें तो प्लस है डॉट में बदल जाएगा, यहाँ पर ये फिर नॉर गेट बन गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिया गया परिपथ तार्किक रूप से किस के तुल्य है। तो ये पहले हमारे पास और गेट है और आगे नोट गेट लगा हुआ है। और गेट का मतलब दोनों को जोड़ेंगे, और नोट गेट का मतलब बार करेंगे। तो जोड़कर हमने क्या कर दिया, बार कर दिया। इसको हम मान लेते हैं ये सिग्नल है हमारे पास, ये वाई बोल रखा है तो इसको मान लेते हैं जेड, ये सिग्नल है जेड, है ना। इस सिग्नल जेड को हमने दोनों में दे दिया, ये भी कितना हो गया जेड, और ये भी कितना हो गया जेड। अब ये वापस क्या है, नोर गेट। ये पहले और गेट जेड और जेड दोनों को जोड़ेगा, और नोट गेट इसको बाहर करेगा। तो पहले दोनों को जोड़ दिया और फिर बाहर कर दिया। हम जानते हैं कि 1 + 1 कितना होता है 1, 0 + 0 कितना होता है 0। तो जेड प्लस जेड कितना होता है जेड। तो ये जेड प्लस जेड कितना हो गया जेड, और इसका बार। जेड का मान कितना है हमारे पास, ए प्लस बी का बार। जेड का मान कितना है, यहाँ से ए प्लस बी का बार, और जेड का बार करें तो ये हो गया। अब बार का बार सेम हो जाएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी जो जोड़ हो रहा है ए और बी का, मतलब कौन सा गेट है, और गेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए सभी संभव ए और बी निवेशियों के लिए निर्गत y को इनमें से किस सत्य सारणी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पहले हम देख लेते हैं, ये लगा हुआ है और गेट, और यहाँ पर इसका बार होगा। देखें आप, ये जो सर्किट है 63 में और ये 64 में, दोनों सर्किट सेम है। ध्यान दें में आप, 63 का सर्किट और 64 का सर्किट, दोनों सर्किट सेम है। ये गेट कौन सा है हमने ये चेक कर लिया, ये गेट है और गेट,
इसका जो कॉम्बिनेशन है वो और गेट की भांति व्यवहार करेगा। तो ये कौन सा गेट हो गया, ये और गेट। और गेट में क्या होता है, प्लस। अब आप देखें और गेट का जो प्लस है ये ए हो गया, बी हो गया, और गेट का सिंबल है ए प्लस बी। ठीक है, ये है और गेट का आउटपुट वाई। ये 1 1 लेंगे, 1 0 लेंगे, 0 1 लेंगे और 0 0 लेंगे। 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। अब ये है वो सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल किसके साथ मैच करती है, देखते हैं। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1 + 0 1, 1 + 1 1, ये तो सही है। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या 0 + 1 को क्या लिखा गया, 0, ये गलत हो गया। ये देखो आप 0 + 0 को क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ये गलत हो गया। यहाँ पर 0 + 0 को 1 लिख दिया, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, है ना। ये है कॉम्बिनेशन, वो और गेट की भांति व्यवहार कर रहा है। ये हमने पिछले प्रश्न 63 में देख लिया था, इसलिए हमने सीधा ही और गेट का संक्रिया अप्लाई कर दी यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं आरेखों में से कौन सा डायोड अग्रदिशिक बायस में। एक तो होता है अग्र बायस या फिर फॉरवर्ड बायस, इसको बोलते हैं अग्रदिशिक बायस बोल दो या फिर अग्र बायस बोल दो, एक ही बात है। अग्रदिशिक बायस, इसमें क्या होता है, ये जो डायोड है ये भाग है इसका P और ये भाग है इसका N। ये P भाग होता है उच्च विभव पर, ठीक है, और ये N भाग होता है निम्न विभव पर। उच्च विभव पर और निम्न विभव, तब डायोड होता है अग्र बायस में। और यदि P को निम्न विभव से जोड़ दें, N को उच्च विभव से जोड़ दें, तो डायोड पश्चदिशिक में हो जाता है या फिर उत्क्रम अभिनति में हो जाता है। अब ये अग्रदिशिक में बोल रहा है, तो देखते हैं कि P भाग है वो उच्च विभव से किस में जुड़ा हुआ है। ये P भाग है और ये N भाग है। P भाग -4 वोल्ट से और N भाग -3 वोल्ट से। तो -3 वोल्ट है वो उच्च विभव है -4 की तुलना में, तो यहाँ पर N भाग उच्च विभव से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में, उत्क्रम अभिनति में है ये डायोड। इसको देखते हैं, P भाग -2 वोल्ट से, N भाग +2 वोल्ट से। तो N भाग है वो उच्च विभव से जुड़ा है। ये डायोड भी रिवर्स बायस में है, उत्क्रम अभिनति में जुड़ा हुआ है, पश्चदिशिक में जुड़ा हुआ है। यदि इस डायोड को चेक करें, इसका ये P भाग है और ये N भाग है। तो इसमें P भाग है वो 3 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, N भाग है वो 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें P भाग निम्न विभव से और N भाग उच्च विभव से जुड़ा हुआ है। तो ये भी रिवर्स बायस में हो गया। चेक करते हैं ऑप्शन डी को। यहाँ पर P भाग 0 वोल्ट से और N भाग -2 वोल्ट से। तो यहाँ पर 0 वोल्ट है वो -2 की तुलना में उच्च विभव है, तो यहाँ पर P भाग उच्च विभव से जुड़ा हुआ है। तो ये डायोड कौन सा हो गया, अग्र बायस में, फॉरवर्ड बायस में, अग्रदिशिक अभिनति में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हमने ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ली। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।